हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग थे 43 थे। इससे पहले वाला वीडियो मेरा बंद हो गया था, तो 43 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, यूपीएससी आयुर्वेदा का। ठीक है, कोशिश करूंगी मैं आपको रेगुलर वीडियोस आ पाएँ। चरक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिमर्म में नहीं गिना जाता है? तो इसका मैंने क्या याद कराया था आपको? बहसी है ना। तो वस्ती, हृदय और सिर है, तो क्या नहीं है? नाभि नहीं है। क्लियर? ठीक है, यदि आपको ट्रिक्स याद होंगे तो आप तुरंत लगा पाएंगे। चरक संहिता के मूल उपदेष्टा कौन है? तो चरक संहिता के मूल उपदेष्टा कौन से? पुनर्वसु आत्रेय हैं। प्रतिसंस्कारकर्ता चरक हैं। लिखी चक्रपाणि ने है और लिखी अग्निवेश ने है। और चक्रपाणि कौन है? चक्रपाणि ने उस पर टीका लिखी है। कौन सा प्रमाण ऐसा है जो केवल चरक द्वारा वर्णित किया गया है? तो कौन सा प्रमाण है जो चरक ने वर्णित किया है? चरक ने केवल युक्ति प्रमाण जो है वो केवल चरक बताते हैं। ठीक है, चरक के अनुसार किस व्याधि में स्वेदवाह और अंबुवाह स्रोतस अवरुद्ध होते हैं? तो किस व्याधि में स्वेदवाह और अंबुवाह स्रोतस होंगे? ऑफकोर्स उदर में, है ना। पांडु रोग में तो रसवाह स्रोतस है। राजक्षमा में सभी स्रोतस ही जाते हैं। कुष्ठ में त्वचा आता है, तो स्वेद और अंबु यदि आएगा तो वो उदर रोग में आएगा। चरक के अनुसार जीर्ण ज्वर में श्रेष्ठतम पथ कौन सा है? यदि जीर्ण ज्वर है तो श्रेष्ठतम पथ क्या बताया गया है? पया। दो ही बताए गए हैं, घी और दूध। ठीक है, तो चिकित्सा स्थान में दूध बताया है और सूत्र स्थान में घी को बताया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चरक ने ब्रहणीय भावों में सर्वश्रेष्ठ किसको कहा है? विद्या को। ठीक है, यदि आपके पास ब्रहण यदि आपको करना है तो उसमें सर्वश्रेष्ठ किसका ब्रहण आपको ज़्यादा करना है? तो आपको किसको बढ़ाना है? विद्या को बढ़ाना है। चरक के अनुसार च्यवनप्राश की कितनी मात्रा बताई गई है? तो वह मात्रा जो भोजन की मात्रा को बाधित ना करे। ठीक है, आपने भोजन खा लिया, उसके बाद आप दिन भर च्यवनप्राश खाते रहिए। ठीक। चरक के अनुसार कौन सा वामक द्रव्य हृदय, ज्वर और विसर्प में निर्दिष्ट है? वामक द्रव्य कौन सा जो हृदय रोग में दिया जाता है? तो याद रखना, वत्स। वत्स हमेशा हृदय को प्यारा होता है, इस टाइप से आप याद रखिएगा। ठीक है, वत्स जो रहता है वो हृदय को प्यारा होता है। तो हृदय रोग में यदि वमन कराना है तो किससे कराना है? वत्सक से कराना है। ठीक है, सर्व रोगों में आपका मदन फर दिया जाएगा। ठीक है, चरक के अनुसार बालक का नामकरण कितने दिन बाद करते हैं? तो चरक के अनुसार बालक का नामकरण कितने दिन बाद करते हैं? 10वें दिन। ठीक है, चरक के अनुसार तक्र का सेवन किस रोग में है? ऑफकोर्स अर्स में भी बताया गया है, गृहिणी में भी 1 मास तक तक्र का सेवन बताया है, और शोथ में भी बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिर आता है आपका, सुश्रुत ने स्थपनी मर्म किसको माना है? तो स्थपनी जो होते हैं वो 3 ही मर्म बताए गए हैं, विसंलग्न, उपक्षेप और 2 स्थपनी। तो विसंलग्न मर्म बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे वाम और दक्षिण परिहृदय धमनियाँ किससे निकलती हैं? तो ये मॉडर्न का है, इन्होंने आयुर्वेद करके दिया है। तो जो एरोटा होता है, ठीक है, असेंडिंग एरोटा, उससे आपका लेफ्ट एंड राइट वेन्स निकलती हैं, है ना। फिर आता है आपका अग्नाशय पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज क्या है? दोनों है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों होती है ये। चरक के अनुसार उदकवाह स्रोतस का मैंने याद करवाया था तक। आपको यदि आपने स्रोतस वाला वीडियो देखा हो जो मेरे गोविंद पारेख के कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे 82 पेज हैं, आप प्लीज़ वो 10 या 15 मिनट के वीडियोज़ रहते हैं, आप रोज एक वीडियो देखा करिए। यदि आप आयुर्वेद कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 15 मिनट लगेंगे, तो आप उसको डेली देखिए, आपके ये सब क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। ठीक है, वहाँ मैंने ट्रिक्स भी आपको क्लियर किए हैं सब। गर्भ में सुश्रुत के मतानुसार फुसफुस उत्पन्न होते हैं। तो किससे उत्पन्न होते हैं फुसफुस? यानी फेफड़े, है ना, अपने लंग्स। तो ये किससे बताए हैं? फेन से। कफ, रक्त और मांस से। कर्मा से क्या बताई गई है? जीवा। ना, मल से उंडुक। ठीक है, अस्थि धातु की उपधातु क्या होती है? तो अस्थि धातु की उपधातु बताई गई है दांत, नख, केस, ये सब बताए गए हैं। तो इसमें यहाँ कुछ नहीं है, ये उपरोक्त सभी। कंडरा और सिरा किसकी बताई गई है? रक्त की बताई गई है। ये दोनों रस की बताई गई है, और ये मांस की बताई गई है। ठीक है, जठराग्नि की सहायक वायु होती है। जठराग्नि की सहायक वायु कौन सी है? प्राण और अपान जो रहते हैं वो जठराग्नि के सहायक वायु बताए गए हैं। विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं, इसकी जो प्रतिदिन की मात्रा होती है वो 1 से 2 mg
डेली बताई गई है। निम्न में से कौन सा शरीर में महत्वपूर्ण एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है? तो देखिए आ जाएगा विटामिन ई जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये सभी को पता है ना। दोष दोष छम्मोष्णा षटक्रियाकार की किस अवस्था में संपन्न होता है? फोर्थ अवस्था। तो फोर्थ अवस्था कौन सी है? संचयम, प्रकोपम, प्रसर, स्थान संश्रय ना। स्थान संश्रय जो रहती है वो फोर्थ अवस्था होती है। फिफ्थ अवस्था व्यक्तावस्था आती है। फिर आता है हृदय किसका स्थान बताया गया है? साधक पित्त का भी है, ओज का भी है, अवलंबक कफ का भी है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब ये न्यूट्रोफिल्स की लाइफ स्पैन कितनी होती है? तो देखो आपको क्या होता है, आरबीसी का तो सब याद करते हैं। अब जो है वो थोड़ा यूनिक पूछने लगे, जैसे प्लेटलेट्स की पूछ लेते हैं, 9 से 10 दिन होती है। डब्ल्यूबीसी में हर एक की अलग अलग पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये आप जब ब्लड रिपोर्ट देखें तो भी आप ध्यान रखें, वैसे ही 2 से 5 दिन होती है, ठीक है। सूक्ष्म मार्गानुसारी द्रव्य कौन सा होता है? मधु, है ना, इसलिए अपन क्वाथ द्रव्यों में मधु मिलाते हैं, ठीक है। श्रेष्ठ मृदु विरेचक औषधि क्या बताई गई है? आरगबद्ध बताया गया है। श्रेष्ठ वयस्थापन आम्लक होता है। निम्न में से कौन सी वनस्पति का निर्यास नहीं है? तो रसांजन जो है वो वनस्पति का निर्यास नहीं है। कुटज का मुख्य योग है, कुटज का मुख्य योग क्या है? वत्सक आदि क्वाथ बताया गया है। पंचरस आलवणा तुर्वा परम, ये किसके लिए आया है? हरितकी के लिए आया है। पंचरस युक्त होती है, आलवण होती है। संजीवनी बत्ती में किसका प्रयोग भावना द्रव्य के रूप में करते हैं? तो आद्रक नहीं, गोमूत्र, है ना। गोमूत्र का प्रयोग आपका संजीवनी बत्ती में आपके गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसमें 2 विष होते हैं, वत्सनाभ और भल्लातक, ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्ब पत्र सौरस किसका है? आरोग्यवर्धनी बटिका। कुमारी सौरस आपका रजा प्रवर्तनी बटी में दिया जाता है, ठीक है। अब अगला आता है पारद में कुल कितने दोष होते हैं? तो पारद में सभी को पता होगा कुल कितने दोष बताए गए हैं? पारद में 12 दोष बताए गए हैं। पारद का व्याधिनाशक गुण कब उत्पन्न होता है? तो उल्टा है हर चीज का, मूर्छा, मूर्छा से क्या होगा? व्याधिनाश होगी। सुदर्शन चूर्ण का मुख्य घटक क्या होता है? किरातिक्त होता है, चिरायता। उपरस, रस, पारद, रत्न, लोह के एक गुण किस एक द्रव्य में निहित होते हैं? तो देखा जाए तो शिलाजीत, ठीक है। रस, उपरस, पारद, रत्न, लोह के एकत्र गुण किस द्रव्य में निहित है? तो वो शिलाजीत है। शिशु रोगस्तु विशेषतः किस औषधि के लिए कहा गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मुग्धरस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत अच्छा है, याद हो जाएगा, मुग्धरस, ठीक है। हलाहल विष किस वर्ग में बताया गया है? तो हलाहल विष किस वर्ग में बताया गया है? स्थावर विष में। मृत्युत्तर परीक्षा किसके लिए की जाती है? तो मृत्युत्तर परीक्षा जो है वो मृत्यु का कारण जानने के लिए की जाती है। अजारोहा नामक औषधि का विषग्न प्रभाव सुश्रुत ने किस प्रयोग हेतु वर्णित किया है? ठीक है, जैसे अजारोहा है तो उसको क्या करना है हमको? उसको हमें भुजा पर बांधना है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार जांगम विषों का अधिष्ठान कितना बताया गया है? ऑफकोर्स सबको पता होगा, 16 बताया गया है। और स्थावर विष का 10, ठीक। कृमि के सामान्य लक्षण क्या हैं? कृमि रोग में सामान्य लक्षण क्या हो जाएंगे? तो आपका ज्वर भी आता है, विवर्णता क्योंकि पांडु हो जाता है, सूल भी होगा, पेट में दर्द भी होता है, हृदय रोग जैसे सिम्टम भी होंगे, भ्रम भी होगा, भक्त द्वेष भी होता है, बच्चा खाता नहीं है, ठीक है, अतिसार भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। मैंने यही बोला है कि जब भी उपरोक्त सभी आए आप मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि वही आंसर होता है, ठीक है। कफल नाड़ी की गति कैसे होती है? तो हंस की गति के समान होती है ना। जलोका के समान किसकी होती है? पित्त की। और काक के समान होती है वात की। वैसे वात की सर्प के समान बताइए, ठीक है। काक और मंडूक के समान पित्त की ही बताइए, ठीक। कुसुमाल परीक्षण किस अंग का किया जाता है? ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, जुगुलर वेन, ठीक है। उपसे कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो 18 प्रकार के उपसे होते हैं, सभी को पता है। चरक के अनुसार आगंतुक ज्वर में कौन सा भेद त्रिदोष प्रकोप करता है? तो अभिघात, अभिशाप, अभिसंग। उपरोक्त सभी। देखो अभिसंग को किसका संग है? वात, वाप का। तो वात और पित्त होते हैं,
ठीक है। अभिघात में आगंतुक कारण होते हैं। अभिशाप जो रहता है इसमें सा है तो यही सन्निपातज है, ठीक है। तो अभिशाप में जो होता है वो सन्निपातज त्रिदोषज बताए गए हैं। रक्त में इयोसिनोफिल्स की मात्रा कब बढ़ जाती है? तो कब बढ़ जाती है सभी को पता होगा, एलर्जी में। कभी भी इयोसिनोफिल्स बढ़े हुए आए तो वो एलर्जी का ही केस होता है, ठीक है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। साम दोष इति अभिधीयते, ये किसने बताया गया है? तो ये जो कोटेशन है ये किसका है? सुश्रुत सूत्र स्थान 15 का है, ठीक है। सम दोषा सम आग्नि सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना सम स्वस्थ स्थिति अभिधीयते, जो स्वस्थ की परिभाषा है वो सुश्रुत सूत्र स्थान 15 में बताई गई है। चरक के अनुसार कौन सी मेध्य परायण औषधि सर्वोत्तम होती है? तो कौन सी मेध्य, ये चारों औषधियों में सबसे श्रेष्ठ कौन सी बताई गई है? शंख पुष्पी बताई गई है। अष्टांग हृदय के अनुसार धान्य वर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं? तो अष्टांग हृदय ने धान्य वर्ग कितने प्रकार के बताए हैं? 2 प्रकार के। इंद्रियों को अपने विषय से हटकर चित्त के स्वरूप का अनुकरण करना ही क्या बताया गया है? प्रत्याहार बताया गया है। मृत मानव शरीर में मम्मी बनाने की परंपरा कहाँ से आई है? इजिप्ट से। विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम मतलब यूपीआई यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो रहता है वो कब लागू हुआ? 1978 में। चिकित्सा का पर्याय क्या बताया गया है? रसायन रस हित अनुबंध, तो क्या बताया गया है? हित बताया गया है। उपरोक्त 4 मेध्य रसायन में किसका, चरक ने 4 मेध्य रसायन में किसका उल्लेख किया है? जटामांसी, गुरुचि, अश्वगंधा, ज्योतिस्मृति। गुरुचि का सोरस यूज किया जाता है ना। फिर आता है निम्न में से चरक के अनुसार शीघ्र प्राणनाशक रोग कौन सा बताया गया? तो हिक्का और श्वास के लिए कोटेशन आया है कि तुरंत प्राण का नाश कर लेती है। आसिक्त क्षीर बाजीकरणीय पाद में कितने बाजीकरण योग्य का हो? तो SAMP करके याद किया था, है ना। तो SAMP में कितना है? इसमें 8 12 15 12 इस टाइप से कुछ है ना। मैं इसको करेक्शन आप एक बार मेरे पहले वाले वीडियोस में देख लीजिएगा। अभी इसका आंसर 8 है, ये मुझे पता है, ठीक है। फिर सडंग पानीय का प्रयोग किस रोग की चिकित्सा में किया जाता है? तो सडंग पानी किस में बताया गया है? ज्वर में बताया गया है। योगराज नामक औषधि का चरक द्वारा वर्णन किया जाता है। तो योगराज नामक औषधि किस में बताई गई है? पांडु रोग में, है ना। योगराज गुग्गुल जो होता है वो वैसे तो वात रोगों में दिया जाता है, पर योगराज जो औषधि है वो पांडु में बताई गई है, ठीक है। चरक के अनुसार अव्यक्त पूर्व रूप किस में पाया जाता है? तो उराछत में 2 जगह अव्यक्त पूर्व रूप आता है। तेसाम अव्यक्तम पूर्व रूप, तो ये वातज व्याधियों के लिए बोला है। और तस्य अव्यक्त पूर्व, तो ये किसके लिए हो रहा है? उराछत के लिए बोला गया है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। डायबिटीज इनिसिपीडियस रोग किस अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित होता है? तो पिट्यूटरी, ये तो सभी को पता होगा। निम्न में से कौन सा हाइपरटेंशन का उपद्रव है? तो हाइपरटेंशन किसके कारण होता है? पैरालिसिस, मतलब उपद्रव यानी कौन सा हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन है? तो हाइपरटेंशन के कारण क्या होता है? पैरालिसिस होता है, क्योंकि स्ट्रोक हो जाता है, ब्रेन हेमरेज होता है, जिसके कारण पैरालिसिस हो जाता है, ठीक है। चरक के अनुसार निम्न में से कौन सी औषधि हिक्का श्वास पार्श्वशूल हरानाम श्रेष्ठ बताई गई है? तो पुष्कर मूल, ठीक है, कभी भी याद रखना, पार्श्वशूल आए तो पुष्कर मूल लगा देना है। प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा किस में की जाती है? तो स्वमार्ग हरण करना है अम्लपित्त में, ठीक है। प्रतिमार्ग हरण करना है आपके रक्तपित्त में। HbA1c ये किसके लिए होता है? अभी तो बहुत कॉमन है, सभी को पता होगा, डायबिटीज मेलाइटिस के लिए होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन, ठीक है, एस्टिमेशन। किस व्याधि के उपद्रव स्वरूप मूत्राघात विसंगता का वर्णन किया गया है? तो किसका है वो? मूत्राघात विसंगता विसूचिका बताया है माधव ने। कर्णमूल शोथ किस व्याधि में बताया गया है? तो कर्णमूल शोथ जो है वो सन्निपातक ज्वर का उपद्रव्य बताया गया है। सा अल्पो रक्तो स्वल्प मेदसो निहिसारा शिथिलेंद्रिय किसके लिए आया है? पांडु रोग के लिए। मध्यासव का रोगाधिकार क्या बताया गया है? तो मध्यासव किस में दिया जाया है? प्रमेह में। निम्न में से कौन सा सविस जलों का है? ठीक है, कौन सी है? सामुद्रिका है। सावरिका, मूसिका, कपिला, ये सब
आपके निर्विष जलोका में आती हैं, ठीक है। सामुद्रिका जो है वो बताई गई है आपके सावेस में। अगले पे आइए, सुश्रुत ने व्रणों उपक्रम में कुल कितने उपक्रम बताए हैं? तो सुश्रुत ने कितने बताए हैं? 60, और अपने चरक ने बताए हैं 36। क्षार सूत्र का निर्माण किसने किया है? तो चक्रदत्त ने किया है। सबसे पहले क्षार सूत्र निर्माण किसने बताया है? चक्रदत्त ने बताया है, याद रखिएगा। रूल ऑफ 9 जो होता है वो दग्ध व्रण के लिए बताया गया है ना। 8% बच्चों में अलग होता है, बड़ों में अलग होता है, ठीक है। ये 1% है, ये 9%, यहाँ 9, यहाँ 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 9, और ये आगे पीछे 18, ठीक। इस टाइप का रूल ऑफ 9 बताया गया, बर्न से रिलेटेड होता है। प्रधानतम यंत्र कौन सा बताया गया है? तो जो कंकमुख प्रधानतम, देखो प्रधान यंत्र है कंकमुख, और प्रधानतम देखा जाए तो अपने हाथ से श्रेष्ठ कुछ नहीं होता, ठीक है। संधान कर्म के संबंध में सुश्रुत के मत अनुसार कौन सा कथन सत्य बताया गया है? तो पेडिकल ग्राफ्ट और फ्री ग्राफ्ट, इन्होंने दोनों ग्राफ्टिंग बताई है, ठीक है। चरक के अनुसार शस्त्र कर्मों की संख्या कितनी बताई है? चरक ने, याद रखिएगा, चरक ने कितने बताए हैं? 6 बताए हैं। सुश्रुत ने 8 बताए हैं। अधोलिखित में से कौन सा द्रव्य क्षार सूत्र निर्माण में प्रयुक्त नहीं होता? ठीक है, तो स्नोही क्षीर होता है, अपामार्ग क्षार होता है, हरिद्रा होता है। क्या नहीं होता? उदुम्बर नहीं होता। निम्न में से कौन सा भग्न संधान सम्यक रूप से नहीं होने का लक्षण है? तो क्या है? सुखपूर्वक चेष्टा नहीं हो, देखो पीड़ा रहित हो जाएगा तो हो गया है, भग्न स्थान समान हो गया है तो भी हो गया है, अंग छोटा नहीं हुआ है तो भी हो गया है, चेष्टाएं सुखपूर्वक नहीं हो रही हैं, तो ये लक्षण हो सकता है कि जो भग्न संधान है वो सही से नहीं हुआ है। क्लासिकल साइन ऑफ द पेरिटोनाइटिस क्या बताया गया है? क्लासिकल साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस ब्लूबर्ग साइन बोला गया है। गिलबर्ट्स वर्गीकरण अधोलिखित किस विकल्प से संबंधित है? तो जो गिलबर्ट है वो किसके लिए बताया गया है? गिलबर्ट क्लासिफिकेशन हर्निया के लिए, ओके। सुश्रुत के मतानुसार नेत्र का मांस भाग किससे बना होता है? पृथ्वी से बना होता है। लगन नेत्र रोगों की चिकित्सा क्या बताई गई है? तो लगन का क्या बताया गया है? भेद। अधोलिखित में से कौन सी व्याधि रिफ्रैक्टिव एरर की व्याधि नहीं है? तो कौन सी नहीं है? प्रेसबायोपिया। लिंगनाश व्याधि का आंख में आश्रय होता है। लिंगनाश व्याधि किस में होती है? चतुर्थ पतल में बताई गई है सुश्रुत ने। आचार्य सुश्रुत के अनुसार अंजन शलाका की लंबाई, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा जाता है हर पेपर में, 8 अंगुल, ठीक है। और हमेशा 10 अंगुल लगा के आते हैं लोग, याद रखिएगा। सुश्रुत ने अंजन शलाका 8 अंगुल बताई है, ठीक। अधोलिखित में से किसी एक को छोड़कर सभी नेजल सेप्टम का निर्माण करते हैं, तो कौन सी बोन नहीं करती? देखो बोमर करती है, सेप्टल कार्टिलेज करती है, परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ द एथमॉइड करती है, फ्रंटल प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला नहीं करती, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के मत अनुसार अनंतवात व्याधि किसकी है? तो अनंतवात किसकी है? आपकी सिरोरोगों की। बाह्य कर्ण नलिका की लंबाई कितनी बताई गई है? तो बाह्य कर्ण नलिका की लंबाई होती है 25 या 24 mm, ठीक है। अधोलिखित में से कौन सा कृष्णगत रोग साध्य होता है? आवरण शुक्ल साध्य होता है, सावरण असाध्य है, अचकजाक असाध्य है, अक्षिपाकत्य असाध्य। सिर्फ एक ही कृष्णगत रोग साध्य होता है, वो है आवरण शुक्ल, ठीक है। गलगंड का एक प्रकार नहीं है, तो कौन सा गलगंड नहीं होता? पित्तज गलगंड नहीं होता, ये आपको याद रखना है। नाभिनाल में होती है, नाभिनाल में क्या होती है? A2V1, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 2 आर्टरी और 1 शिला होती है, A2V1 करके आपको याद रखना है, ठीक। गर्भावस्था में आक्षेप यानी सीजर का आना क्या है? प्रीएक्लेम्सिया, ठीक। अष्टम मास में गर्भ का प्रसव हो जाने पर शिशु के जीवित होने की संभावना कम रहती है, क्यों? क्योंकि ओज की अस्थिरता होती है ना, ये तो सभी को पता होगा। सुश्रुत के अनुसार कन्याओं में स्तन रोग नहीं होते, क्यों? क्योंकि धमनियों का जो उसका मुंह रहता है वो खुला नहीं रहता, संवृत रहते हैं। चरक के अनुसार प्रशस्त प्रसव काल क्या है? 9 मास से 10वें मास के बीच में, मतलब नवा कंप्लीट हो जाना चाहिए। फिर है शीर्षोदय वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में सामान्य पोजीशन कौन सी होती है? कौन सी होती है? लेफ्ट ऑक्सीपिटल LOP, ठीक है, लेफ्ट ऑक्सीपिटल पोस्टीरियर, सॉरी एंटीरियर LOA। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन बात कर रहे हैं। सुश्रुत के अनुसार गर्भावस्था के प्रथम मास में गर्भ की रचना कैसी होती है? तो प्रथम मास से कलरम जायते, ठीक है।
सुश्रुत के अनुसार गर्भ में बुद्धि किस मास में बुद्धि उत्पन्न होती है? षष्ठे बुद्धि। ठीक है, 6 मास में जो होता है बुद्धि की उत्पत्ति बताई गई है। प्रसव की द्वितीय अवस्था प्रारंभ होती है। प्रसव की द्वितीय अवस्था होती है जब गर्भाशय से ग्रीवा का पूरा विस्तार हो जाए। और शिशु, तो वो कौन सा हो जाएगा? डायलेशन ऑफ द सेल विथ सेकेंड स्टेज बताई गई है। अष्टांग संग्रह के अनुसार आत्रव्य की समान मात्रा कितनी बताई गई है? 4 अंजलि। बाल संवत्सर पादाभ्याम, ये किसके लिए आया है? ऑफकोर्स फकरोग, ये सभी को पता होगा। आचार्य कश्यप के अनुसार दंतोद्भव का समस्त समय क्या होता है? दंतोद्भव का समस्त समय, प्रशस्त समय क्या बताया गया है? 8 मास। ठीक है, यदि बच्चा 8 मास का हो गया है तब उसके दांत आने शुरू हो जाते हैं। 2 वर्ष तक का बालक कहलाता है। 2 वर्ष का बालक क्या कहलाता है? क्षीर अन्नाद कहलाता है। इन्फेंट मृत्यु दर नापने का पैमाना है प्रति 1000 जीवित प्रसव में बच्चों के प्रथम वर्ष में होने वाली मृत्यु की संख्या। ठीक। शिशु के जन्म के प्रथम दिवस में स्तनपान का विधान बताया गया है। किसने? प्रथम दिवस में स्तनपान केवल चरक बताते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबके लिए स्वास्थ्य संबंधी अल्मा आटा इतना इंपॉर्टेंट है, 1976 याद रखिएगा, 78। शिशु ने जन्म भार से दुगना कब हो जाता है? तो शिशु अपने जन्म भार से दुगना हो जाता है 5वें मास में। सुश्रुत के अनुसार अन्य प्राशन का विधान बताया गया है 6ठे मास में। तो यहाँ जो है हमारा यूपीएससी का आज का क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। हाँ, थैंक यू, बाय बाय।